ये सारी छोटी जो लूप होल होते हैं ये बच्चों को नहीं पता होते, इसीलिए ये पॉडकास्ट हमने रखा है। मैम कुछ ऐसे मिस्टेक्स बता दो जो लो स्कोरर करते हैं और उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। उनके चांसेस होते हैं एडमिशन के, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी ही अच्छी नहीं होती। डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनके का सहारा यूनिवर्सिटी खुद आपको देती है। नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम हो चुका है और उसके बाद आंसर की से आप लोगों ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए। लेकिन अब ना एक ही क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है और वो ये है कि हमारे तो इतने मार्क्स आए हैं, क्या हमें कुछ यूनिवर्सिटी मिलेगी भी या नहीं, या फिर हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी का वेलकम करती हूँ इस चैनल पे और इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट ना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना था डीयू, बीएचयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जाने का, लेकिन जब उन्होंने आंसर की से चेक किया तो उनकी जो कट ऑफ है वो तो मैच ही नहीं कर रही है। तो अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या उन्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा या क्या सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग प्रोसेस भी आप लोगों को हम डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन क्या ये सारी चीजें मैं यहाँ अकेले बताने वाली हूँ? सो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं वेलकम करती हूँ स्वाति मैम का सीयूटी पीजी अड्डा चैनल। तो मैम के साथ हम लोग आज ये सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बताने की ट्राई करेंगे। तो हेलो बच्चों, जैसे कि आंसर मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज का पॉडकास्ट होने वाला है लो मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को शेयर करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप अभी भी अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हो। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं, आपको नहीं पता होता, जैसे स्पॉट एंट्री है या फिर मिड एंट्री है या फिर तमाम जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस है, सारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखो बच्चों, आप सभी के पास जितने भी मार्क्स आए हैं, तो हम लोगों ने जो भी एस्टिमेट लगाया उसके पास हमारे पास 3 कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चे। हम आपने भी देखा होगा कि बच्चों ने जो है मार्क्स जो अपने बताए वो 3 कैटेगरी में बताए हैं, जैसे कि 130 से बिलो है, मतलब कि 100 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा ही चिंतित हो गए हैं कि हम क्या करें, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास 130 से प्लस वाले बच्चे हैं और फिर वो है जो कि हमारे ऑल इंडिया रैंकर हर बार की तरह बनने वाले हैं, जो कि हमारे 200 प्लस वाले। ठीक है, बाकी तो सब्जेक्ट वाइज वेरी करती है कट ऑफ, लेकिन जो जनरलाइज है वो तो 200 प्लस वाले के हैं। तो ये 3 तरीके के बच्चे हैं और हमारी सीयूटी पीजी के अंदर एनटीए ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे सेंट्रल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो मैम एक बार टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के बारे में एक बार बता दो कि कौन सी रेंज के किस में आप अप्लाई करेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज तो मैम ने बता ही दिया है। अगर हम इसको जनरलाइज तरीके से हमने अपनी तरफ से 3 टीयर में बांटा है। टीयर 1 में आती है आपकी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो अक्सर हर एक बच्चे का सपना होती है, जैसे कि डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है। टीयर 2 में आती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लेकिन बहुत ज्यादा जो पॉपुलर नहीं होती हैं। टीयर 3 में आपकी आती है द अदर ऑप्शन, अगर आपके बाकी 2 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है तो आप थर्ड ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपकी स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती है। लेकिन मैम इन सब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए सबकी जो मार्किंग स्कीम होती है वो अलग अलग होती है, मेरिट लिस्ट अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा आप बताओगे कि कौन सी रेंज वाले बच्चों को कौन सी टीयर की यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए? देखो यहाँ पर ना हर एक बच्चे की जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अलग अलग है और हम सब में ना कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे हमने साइकोलॉजी में देखा है तो डीयू और बीएचयू में 270 260 से प्लस वाले बच्चों को लास्ट कट ऑफ तक भी मिलता है, मतलब कि उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा है। कहीं पर अगर हम जैसे हिंदी में देखें, इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो वो भी आपका 200 प्लस है। मैम आपके सब्जेक्ट में पॉल साइंस में वहाँ पर भी 200 प्लस है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स, तो मैम मैथमेटिक्स की तो 130 में भी मिल जाते हैं मार्क्स में, है ना। तो यहाँ पर वैसे तो स्टूडेंट्स को अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है जनरलाइज देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो टीयर 1 यूनिवर्सिटीज में। मैम डीयू, जेएनयू, बीएचयू तो है, लेकिन हमने ना एनआईआरएफ रैंकिंग में भी देखा था, जैसे जामिया है वो टॉप 5 में भी आती है। तो मैम उसके बारे में क्या कहना है? तो मैम जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि लाइक 200 से प्लस वाले या 190 से प्लस वाले बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। एक तो हाँ, आपने जामिया का नाम लिया ही है, तो अभी आप सबके लिए जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल बचे हैं वो है जामिया का एग्जाम, पीजीएटी का एग्जाम, एएमयू का एग्जाम, निमसेट का एग्जाम। ये तो प्रैक्टिकल ऑप्शन है जिसमें आप अभी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे जिनमें हिम्मत ही नहीं बच्चे एग्जाम देने की, कि वो स्कोर देखकर इतना डर चुके हैं। और सबका ना सिलेबस भी बहुत सारे टॉपिक्स भी अलग हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए ना हम लोग भी जो अभी हमने इस वाले सब्जेक्ट्स के जो बैचेस निकाले ना, उसमें भी हम लोग यही टारगेट कर रहे हैं कि क्योंकि थ्योरी का तो पूरा का टाइम है नहीं, तो हम मैक्सिमम थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि हम दोनों तरीके से ना बच्चों को रेडी कर दें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सीयूटी पीजी का एग्जाम देके एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो मैं एक कॉमन सा रेंज बता देती हूँ कि किस रेंज वाले बच्चे को किस टाइप की यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। तो लाइक अगर आपके मार्क्स 190 से प्लस है तो आप टीयर 1 यानी कि जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट कर सकते हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द
सब्जेक्ट टेस्ट है। अगर आपके मार्क्स लाइक 130 से प्लस हैं और 190 के बीच में आते हैं तो आप टीयर सेकंड वाली यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी पॉपुलराइज नहीं होती लेकिन उनकी रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर आपके मार्क्स 130 से भी बिलो हैं तो मैम कई सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, जैसे कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी की NRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो काफी बच्चों को इनके नाम ही नहीं पता होते हैं कि आपका जो एडमिशन है इनमें 130 से बिलो में भी हो जाता है। इवन कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे बिलो 100 में भी हो जाता है। तो मैम एक काम करते हैं ना, हमने भी जनरलाइज टीयर 1 2 3 बता दिया है, तो आप एक काम करो, एक लिस्ट बच्चों को दे दो कि वो उन्हें इजी हो जाए कि जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो तो वो इजीली अप्लाई कर पाए। तो आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे दो एक बार। हाँ जी, तो मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ कि द स्टूडेंट्स विद लो मार्क्स किन किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज मैंने कैसे फाइंड आउट करी है वो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो NRF की रैंकिंग के अंदर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं, तो जिसमें से टॉप 5 में आपकी DU, JNU, BHU, जामिया, ये सारी की सारी आ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी टॉप 50 या टॉप 100 में जो भी यूनिवर्सिटीज का नाम दे रखा है उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, गुजरात की यूनिवर्सिटी है, झारखंड की यूनिवर्सिटी है, एंड इवन मैम आप यकीन नहीं करोगे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनकी रैंकिंग इतनी अच्छी है, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी है, और एमिटी ने अपने हर एक कैंपस के लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट निकालनी है, उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट दे रखी है। तो अगर आप ऐसे हो कि मतलब आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, LPU भी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो आप इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को चेक कर सकते हो NRF की रैंकिंग में, अगर आप अपना साल बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो। हाँ बिल्कुल मैम, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है कि अगर 100 से भी बिलो आपके मार्क्स है ना तो वो मार्क्स को नहीं देखते हैं ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस ही इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादा बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो आपके CUET PG में कैसे भी स्कोर है वो वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बस डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और क्या आप उस फीस को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो ये सारी तो हो गई मैम यूनिवर्सिटी की लिस्ट। कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि बच्चों के लो मार्क्स आ गए, उनके चांसेस होते हैं एडमिशन के, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी ही अच्छी नहीं होती। वो लोग मिस्टेक ऐसी करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, है ना, और वो अप्लाई कर देते हैं बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे उनका एडमिशन होना वैसे भी नहीं है, तो वो अपना साल बर्बाद कर देते हैं। तो मैम कुछ ऐसे मिस्टेक्स बता दो जो लो स्कोरर करते हैं और उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। हाँ, तो देखो लो मार्क्स अब आ गए हैं उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो चीज हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं वो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे बच्चों की हमने हेल्प करी है जो इस तरीके की स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके स्टिल अच्छी यूनिवर्सिटी को पा जाते हैं। सबसे पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, अगर आपके मार्क्स पिछले साल की कट ऑफ पहले आपको देखिए अपने सब्जेक्ट की, अगर आपको लगता है उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा लो हैं तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। अब मान लो मैम किसी पॉपुलर सब्जेक्ट में किसी बच्चे के मार्क्स आए ही 120 है और वो फॉर्म भर रहा है DU का, JNU का, BHU का, तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग की यहाँ पे एक मिनिमम टू मिनिमम फीस होती है। तो सबसे पहले गलती ये नहीं करना है, अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। नंबर 2 जो गलती आपको नहीं करनी है, कम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेहनत कम करी है तो थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट आपको करना ही करना है। नंबर 3 है प्रेफरेंस को बहुत स्मार्टली पिक करना। फॉर एग्जाम्पल की कई सारी यूनिवर्सिटीज में एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, जैसे कि BHU और DU की अगर हम बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस की रैंकिंग देनी होती है, तो वो रैंकिंग जो आपको प्रेफरेंस फिल करनी है वो बहुत स्मार्टली फिल करनी है। तो ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक है, मुझे लगता है अगर ये बच्चे ठीक से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें सो दे कैन स्टिल गेट अ गुड यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल मैम। सो यहाँ पर ना बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने अभी जनरलाइज मैम बताई है कट ऑफ, लेकिन सब बच्चों को अपने सब्जेक्ट वाइज जरूर चेक करनी है और अपनी यूनिवर्सिटी स्मार्टली आप लोगों को चूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और फिर उनका टाइमिंग है भाई, काउंसलिंग का भी, उनका रजिस्ट्रेशन का भी टाइमिंग है, आप उसमें पैसे भी वेस्ट करो और फिर आपका एडमिशन ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज को आप लोगों को फॉलो करना है और फिर आप लोगों को प्लान करना है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। और मैम लास्ट राउंड आपने जैसे बताया था कि लास्ट राउंड का वेट करना है, लास्ट राउंड के बाद भी एक स्पॉट राउंड होता है, तो मैम वो बता दो। हाँ, मैं बस अभी उस डिस्कस पॉइंट पे आने ही वाली थी कि इसके अलावा भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बच्चों ने सुने ही नहीं होते, एंड दे लाइक अ गोल्डन चांस, है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनके का सहारा यूनिवर्सिटी खुद आपको देती है। तो यहाँ पे 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, स्पॉट एंट्री, मिड एंट्री और पेड सीट। तो हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है स्पॉट एंट्री। जैसे आपको पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट को जारी करती है, तो जनरली आपकी 3 लिस्ट यहाँ पर आती है। तो जब आपकी तीनों लिस्ट के एडमिशन खत्म हो जाते हैं तो मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं करी होती, क्योंकि वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सेकंड लिस्ट में पार्टिसिपेट करना। और मैम यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, क्योंकि BHU में ना
ज्यादातर एलिजिबिलिटी में ऑनर्स डिग्री मांगते हैं, क्योंकि एनईपी में पहले जो है ऑनर्स डिग्री होती थी, तो ऑनर्स डिग्री मांगते हैं, तो कई सारे बच्चों की एलिजिबिलिटी मैच नहीं करती। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट में बात करूँ तो ना वो सेमेस्टर में केमिस्ट्री मांगते ही मांगते हैं कि आपने बैचलर्स में करी हो, और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने केमिस्ट्री करी नहीं होती, तो मार्क्स आने के बाद भी उनका वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता। तो बीएचयू में ना ये चीज रहती है कि उसकी ड्यू से थोड़ी बहुत कट ऑफ जो है 5-6 नंबर ऊपर नीचे होती है, इसीलिए ही होती है क्योंकि वहाँ पर सीट ज्यादा वेकेंट रह जाती है, तो फिर स्पॉट राउंड में मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजीज को आप प्ले कर सकते हो, जैसे कि मतलब जनरली यूनिवर्सिटीज का जो कॉमन मेरिट लिस्ट का राउंड होता है वो खत्म होने के बाद स्पॉट एंट्री आता है। स्पॉट का मतलब होता है जो वैकेंट सीट रह गई हैं उनके लिए वहां पे आपको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी जो चीज है वो यहाँ पे मिड एंट्री है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पॉट एंट्री और मिड एंट्री में, क्योंकि दोनों ही जो एडमिशन होते हैं वो आपकी जो वैकेंट सीट होती है उसके लिए होता है, लेकिन मिड एंट्री उनके लिए होता है, जैसे मैम आपको पता है अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं और बाद में उन्हें लगेगा कि हमें करना चाहिए था। तो ऐसे बच्चे जो है मिड एंट्री के अंदर एक फीस देकर, जैसे कि ड्यू में 1000 रुपीज की फीस है, तो जिन्होंने CSCS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया था वो अभी भी 1000 रुपीज की फीस देकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सेम वैसे ही स्पॉट राउंड की तरह वैकेंट सीट्स पर उन्हें कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस ये है कि मिड एंट्री जब आप लेते हो तो जो भी सीट आपको मिलेगी, जिस भी कॉलेज में मिलेगी, वो आपके लिए एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। मतलब उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको खो दिया है। लास्ट हमारे पास आते हैं BHU की पेड सीट। तो मैम ये यूनिवर्सिटी में सबसे अनोखा तरीके का एक मतलब नाम सुन के ना ऐसा लगता है रिश्वत ले रहे हैं और कह सकते हैं ले रहे हैं, बट ठीक है वो लीगली ले रहे हैं, मतलब उन्होंने बता रखा है कि हाँ हमारे सिस्टम है। तो वहाँ पे ऐसे होता है जैसे मान लो कोई कट ऑफ गई है तो बच्चा कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 2-3 मार्क्स से कट ऑफ को मीट करने में रह जाते हैं। तो BHU ने बोला है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप एक्स्ट्रा फीस दे सकते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन को वो कंसीडर कर लेंगे और आप एक्स्ट्रा फीस देकर BHU में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन सब जगह ये नहीं होता। BHU का ये स्पेसिफिकली प्रोविजन है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है कुछ पॉइंट्स जो हमने बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड लो स्कोर वाले बच्चों को हमने बहुत सारे मैम दे दिए ऑप्शंस, है ना। आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता दी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बता दी है, इसके अलावा मैम ने आपको अदर एंट्रेंस एग्जाम भी बता दिए कि आप लोग JMI, AMU, AU, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। इवन कुछ सब्जेक्ट्स में अलग अलग होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में आपने निमसेट बताया था, तो बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों ने आपको दे दिए हैं। अब हम चलते हैं मैम काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ, क्योंकि अब जो है आप लोगों का अपने आप रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे अभी आपका रिजल्ट का स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद यूनिवर्सिटी का अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, जैसे कि DU का CSCS पोर्टल है, BHU का भी अपना पोर्टल है, हर किसी का अपना अपना पोर्टल है, उस पे आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उनका वो कुछ 10 से 15 दिन का टाइम देंगे, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी है और वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। इसलिए अभी हमने मैम ये डिस्कस किया था कि आप लोगों को बहुत स्मार्टली वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करने, क्योंकि अभी आपने फॉर्म में भी कर दिया और बहुत सारे बच्चों ने आंसर की को चैलेंज भी किया होगा, उसमें भी कर दिए। तो रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ लिस्ट को जारी करती है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो वहां पर आपको अगर सीट एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको कॉलेज की फीस पे करनी होती है। लेकिन इसके बीच में भी मैम कई सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें भी बता दो। तो जैसे कि मैम ने फर्स्ट स्टेप तो बताई दिया कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आपने एग्जाम दिया है और अब आपका स्कोर कार्ड आ गया मान लो, क्योंकि स्कोर कार्ड अब आने ही वाला है। तो स्कोर कार्ड आने के बाद हर एक यूनिवर्सिटी, पहली बात तो काउंसलिंग की जो डेट है वो सबकी अलग अलग होती है, तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि किस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कब स्टार्ट हो गया और कब उनसे मिस हो गया। तो इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता क्या है, तो जैसे ही पहली मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है एडमिशन लेने के लिए। उस 3 दिन में आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी होती है, लेकिन सीट एक्सेप्ट वो तब होगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका 10th-12th का सर्टिफिकेट का मतलब मार्कशीट से ही है। उसके अलावा ग्रेजुएशन का अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का नहीं है रिजल्ट, तो जो भी लेटेस्ट अप टू डेट आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। तो जो EWS या फिर OBC वाले बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो एक तो सेंट्रल का होना चाहिए OBC का, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। उसके अलावा मैम आप बताइए थोड़ा सा माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट के बारे में बता दें। मैम माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे ने बैचलर्स अपनी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है फॉर एग्जांपल, एंड वो मास्टर्स भी फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है, तो आपको माइग्रेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी और यूनिवर्सिटी से फिर किसी और यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने जा रहे हो, तो वहां पर आपने यूनिवर्सिटी स्विच करिए,
तो वहां पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा होता है आपका गैप सर्टिफिकेट, जिसमें कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है, देखो ये सभी के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगती है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो भी आपने गैप लिया है, ड्रॉप लिया है, तो उस टाइम पे आप लोग उसमें क्या कर रहे थे, है ना, कि खाली थे या फिर आपने कोई डिग्री परस्यू करी है, या जो भी चीज आपने उस गैप ईयर में की है उसका जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। मैम यहाँ पर आपने भी बताया कि करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो काफी सारे बच्चे एक सिंपल सी क्वेरी कर रहे थे कि मैम दिसंबर जनवरी में जब हमने सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल किया था तो हमने तभी एक नया बनवाया था, तो क्या हम उसी को अप्लाई करना है, या फिर अब अप्रैल क्योंकि स्टार्ट हो चुका है नया फाइनेंशियल ईयर, तो क्या हमें वापस से दोबारा बनवाना पड़ेगा? नहीं, वही आपका वैलिड होगा जिस समय पे आपने अपना एग्जामिनेशन दिया है और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपीयर हो रहे हो, आपने फॉर्म फिल किया है, वही करंट फाइनेंशियल ईयर का ही आपको बनवाना है। और बार बार बच्चे सेंटर और स्टेट में पूछते हैं, तो सख्त तरीके से ध्यान रखना कि ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ सेंटर का ही चलता है। और मैम ईडब्ल्यूएस में भी इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा? हाँ, ईडब्ल्यूएस में इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपके वेरीफाई हो जाएंगे, तब आपके पास सीट एक्सेप्ट होने के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब तक आपका फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ जाता, विच मींस आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपको बार बार अपने पोर्टल को चेक करते रहना है। वहाँ पे क्वेरी करके एक टैब बना होता है, उस क्वेरी में जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो लिखा होगा, और सोल्यूशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांग रखे होंगे। तो मैम डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? देखो, आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको यूनिवर्सिटी विजिट करके डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी सब नहीं बुलाते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी वाइज चेक करना पड़ेगा कि उनके यहाँ कैसे अलाउड है। उसके बाद आपका जो भी सेमेस्टर वगैरह की फीस है वो आपको पे करनी है, और फिर आपका जो है वहाँ पर एडमिशन जो है सिक्योर हो जाता है। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ पर अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम सारे पोर्टल चेक करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो मतलब ये समझ लो, इस बात को दिमाग में डालो कि आपका एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, है ना। सारे पोर्टल्स को चेक करते रहो। अब आप लोगों के पास क्या काम है, यही सभी तो है। हाँ। तो आप लोग आराम से चेक कर सकते हो। बाकी ये सारा काम हम अपनी तरफ से करते हैं, मतलब स्पून फीडिंग सारी की सारी हमारी तरफ से। हम आपको हर एक यूनिवर्सिटी जो भी बढ़िया वाली होंगी सब बताते रहेंगे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज में स्मार्टली आप लोगों को अप्लाई करें। जैसे कि मैम बता भी रही है कि हर एक यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करने जाओगे, जैसे बच्चों का होता है ना स्टार्टिंग में इस 3 यूनिवर्सिटी का खुल गया तो फटाफट से तीनों में अप्लाई कर देते हैं। इमोशनल नहीं होना है। हाँ। वो उसमें वही रखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपको कितना करना है, और अगर आपके पास ज्यादा ही पैसे है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, और एक और चीज भी है जैसे कि अपग्रेड भी आप लोग कर सकते हो। मान लो किसी को प्रेफरेंस मिली है 5th वाली, लेकिन आपको लग रहा है कि सेकंड लिस्ट तक आते आते 4th मुझे मिल सकती है, तो अगर आपको अपग्रेड भी करना है तो भी आपको जो करंट सीट आपको अवेलेबल हुई है उस कॉलेज की फी आपको भरनी ही पड़ेगी। मान लो कि आपको फॉर एग्जांपल रामजस कॉलेज मिला है और आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट प्रेफरेंस पे मुझे केएमसी या हिंदू मिल जाए, तो करंट में आपको पहले रामजस की फीस भरनी पड़ेगी, सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब उसमें अपग्रेड का ऑप्शन आएगा कि यू वांट टू बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट लिस्ट। ये सारी छोटी जो लूप होल्स होते हैं ये बच्चों को नहीं पता होते, इसीलिए ये पॉडकास्ट हमने रखा है। अगर और भी कोई क्वेरी है तो हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके जाइएगा बाद में, जिसको हम बाद में रिजॉल्व कर देंगे। तो हमने आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। उसके अलावा भी बच्चों के डाउट्स तो कभी खत्म नहीं होते हैं, तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिएगा। एंड आई होप कि हमारे जो थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों के लिए वो आपको पसंद आए होंगे। तो आप सभी का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड थैंक यू सो मच स्वाति मैम एज वेल। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप लोगों को चैनल को अपडेट रखना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को बेल आइकन वगैरह सब कुछ प्रेस कर दो, है ना, और सारे टीचर से कनेक्टेड रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, डिपेंड करता है कि आप वहां जाकर के कितनी मेहनत कर रहे हो। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो यूनिवर्सिटी के बारे में इतना मत सोचो। हाँ, एक यूनिवर्सिटी अच्छी जरूर होनी चाहिए बिकॉज डिग्री मैटर जरूर करती है। तो अभी जाइए आप यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करिए और अपनी स्किल्स को वहां जाकर के एनहेंस करिए। अपनी मेहनत आपकी सबसे ज्यादा मैटर करती है रेदर देन यूनिवर्सिटी का नेम। और बाकी मैम अगर किसी को ड्रॉप भी लेना है, कुछ बच्चों का ये होता है कि नहीं हमें सिर्फ DU JNU बैच से ही करना है, तो आप जो है ड्रॉप भी ले सकते हैं अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेना बहुत बुरी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास हर साल आते हैं जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, एंड वो बहुत अच्छी मार्क्स नहीं रैंक के साथ भी क्लियर अप करके जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक आप बच्चों आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर जाना।